सरिता अपनी दोनों बहुओं का घर में स्वागत करती है। हमारे घर की दोनों लक्ष्मी एक साथ ही आई है। चारू और रीमा, अंदर आओ बेटा। तुम दोनों का इस घर में बहुत स्वागत है और अब से ये घर तुम दोनों का भी है। अरे माँ जी, आप इसे घर क्यों कह रही हो? ये तो हवेली है, हवेली इतनी बड़ी है। आज तक तो मैंने इतनी बड़ी हवेली कभी नहीं देखी। और इतनी बड़ी हवेली में बस आप 4 लोग ही रहते हो? हाँ बहू, अब तक तो हम बस 4 ही लोग रह रहे थे, लेकिन अब तुम दोनों भी तो आ गई हो। और ये हमारा पुश्तैनी घर है, तुम्हारे ससुर जी के परदादा के समय का है। वाह माँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ माँ जी, रीमा बिल्कुल सही कह रही है। पुश्तैनी घर तो वाकई में बहुत सुंदर होते हैं। मैंने तो आज से पहले बस तस्वीर में ही देखा था, लेकिन अब जब मैं इस घर को अंदर से देख रही हूँ तो इस घर की सुंदरता और भी निखर के आ रही है। अरे क्या तुम भी बहू हो, आते ही बस घर के बारे में ही बात कर रहे हो। बाद में तुम दोनों पूरा घर देख लेना, लेकिन अब तो तुम दोनों थक गई होंगी ना, तो अब पहले तुम आराम कर लो, फिर बाद में तो तुम्हें ही संभालना है इस घर को। अब चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। फिर वो दोनों बहुएं आराम करने के लिए चली जाती हैं। फिर बाद में चलो, एक तरह से देखा जाए तो हमारी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई और दूसरी तरफ से हमारी एक नई जिम्मेदारी शुरू हो गई। हाँ सरिता, ये तो तुम एकदम सही कह रही हो। अब बहुएं तो अपना घर छोड़कर आई है, तो उन्हें यहाँ के माहौल में ढलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए हमें बहुओं का साथ देना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देना ही पड़ेगा हमें। वैसे तो गरीब वाली बहू की मुझे इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि वो सब समझती होगी और उसने तो इतनी चकाचौंध पहली बार ही देखी है और वो रीति रिवाज को भी अच्छे से समझती होगी। पर मुझे तो चिंता अमीर बहू की हो रही है, उसे यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकती है। हाँ सरिता, अब अमीर वाली बहू इतनी पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे घर से आ रही है, तो उसे यहाँ डलने में थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी। वैसे परेशानी तो हर किसी को नई जगह से होती ही है, और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं पूरे दिल से कोशिश करें और अपनी बहुओं का साथ देने के लिए हम तो है ही यहाँ पर। अब काम पे लगी है सरिता जी, क्योंकि अब से आपकी डबल ड्यूटी लगने वाली है, क्योंकि अब तो आप सास भी बन गई हो। इसलिए चलिए, अब आप सो जाइए, फिर कल को आपको भी कितने सारे काम हैं। फिर अगले सुबह सरिता अपनी दोनों बहुओं को एक साथ बुलाती है। ये लो बहुओं, आज तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है। आस पड़ोस की औरतें भी आएंगी, तो तुम दोनों हमारे पुश्तैनी कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। और हाँ, तुम दोनों साथ में ही तैयार हो जाओ, क्योंकि उससे ही तुम दोनों में तालमेल भी बढ़ेगा और तुम दोनों एक दूसरे की मदद भी कर दोगी। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे मेरे पास तो ज्यादा सामान नहीं है, तो क्या मैं आपके कमरे में आकर तैयार हो सकती हूँ क्या? मतलब इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आ जाओ तुम मेरे कमरे में। फिर वो दोनों शीतल के कमरे में जाती है और जब शीतल अपना सूटकेस खोलती है तभी, अरे दीदी, क्या ये कपड़े आपके हैं? हाँ रीमा, ये कपड़े मेरे ही हैं। वैसे अगर ये कपड़े मैं पहन लूं तो ये तो मुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं अगर ये दीदी के आगे बोलूंगी तो वो मुझे पहनने के लिए मना कर देगी। अरे क्या हुआ रीमा, कहाँ खो गई तुम? वो मैं ये कह रही थी कि आप तैयार हो जाओ दीदी, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, तो मैं पहले खाना खा कर आती हूँ, फिर उसके बाद ही तैयार हो जाऊंगी। और तब तक मैं आपको खाते खाते देख भी सकती हूँ कि आप कैसे तैयार हो रही हो, तो मैं भी सेम वैसे ही तैयार हो जाऊंगी। ठीक है रीमा। फिर शीतल तैयार होकर नीचे चली जाती है और कुछ ही देर में रीमा भी तैयार होकर नीचे आने लगती है। लेकिन रीमा को उन कपड़ों में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, माना कि ये घर पुश्तैनी है। और जरा बहू को तो देखो,
क्यों सरिता बहन, ये बहू आपने कहाँ से लाई है? अरे हम तो यहाँ मुंह दिखाई के लिए आए थे, लेकिन मुंह दिखाई जैसा यहाँ पर कुछ लग ही नहीं रहा। ये क्या है रीमा बहू, मैंने तुम्हें पुश्तैनी कपड़े दिए थे ना, तो फिर तुमने ये क्या पहना है? अरे सरिता बहन, अब ऐसे धीरे बोलने का क्या फायदा? सब कुछ जोर जोर से चिल्ला रहा है कि इसे मुंह दिखाई की रस्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने तो ऐसे ही मुंह दिखाई कर ली। लेकिन कहना पड़ेगा, हाँ, तुम्हारे ये पुश्तैनी घर में इस गरीब बहू का पहनावा काफी विचित्र है। सरिता को अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आती, और फिर सबके जाने के बाद वो अपनी दोनों बहुओं को सुनाने लगती है। ये क्या है रीमा बहू? अरे मुंह दिखाई की रस्म में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? इतने अच्छे तो लग रहे हैं, और आप हो कि मुझे सुना रही हो। वो कहते हैं ना, जो मन को भाए वही तन को भी अच्छा लगत है। अरे पर ये कपड़े तू कहाँ से लाई है? अपने मायके से? अरे नहीं माँ जी, इसने मेरे कपड़े पहने हैं। अरे तू तो बड़ी है ना, तो तुझे इसे समझाना चाहिए था। और मुझे पता नहीं था माँ जी कि ये मेरे कपड़े पहनने वाली है। देख रीमा बहू, तूने तो मोहल्ले वाले के आगे हमारी नाक कटवा दी, और अब जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते। इसीलिए मैं तुझे बड़े ही प्यार से समझा रही हूँ कि आगे से तू इन सभी बातों का ध्यान रखना। अब रीमा हर रोज वेस्टर्न कपड़े ही पहनने लगती है। वो किसी के आगे कोई शर्म नहीं करती। और एक शाम रीमा ऐसे ही अपने ससुर जी के सामने चली जाती है। अरे बेशरम लड़की, ये क्या है? अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? जरा खुद को देख, कैसे कपड़े पहने हैं तूने, और ऐसे कपड़े पहनकर तू अपने ससुर जी के सामने कैसे जा सकती है? अरे निर्लज्जता की भी कोई हद होती है। अरे क्या माँ जी, आप भी, आप तो कितनी अमीर हो, लेकिन फिर भी आपकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। अरे जब मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ तो हर जगह पर मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी ना। नहीं बहू, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो पड़ोसी और बड़ों के आगे ऐसे ही मुंह उठाकर चली जाती है। लेकिन थोड़ा हमारी इज्जत के बारे में सोच। देखिए माँ जी, आप लोग अपनी सोच बदलिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तो मैं तो बदलने से रही। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर सरिता का मुंह अब बंद हो जाता है, और वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, और अब ये सब रीमा के लिए रोज का ही हो जाता है। देखो रीमा, हमें घर की सफाई करनी है, तो मैं एक काम करती हूँ। घर के सारे गंदे कपड़े, सोफे का कवर और चादर सब कुछ धो देती हूँ, और तुम तब तक जाले वगैरह साफ कर दो। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी। फिर शीतल अपने कामों में लग जाती है, और अब रीमा स्टूल पर चढ़कर जाले साफ करने लगती है। हे भगवान, ये स्कर्ट पहनकर मैं जाले कैसे साफ करूं? हाथ ऊपर उठाओ तो ठीक नहीं लगता। इससे अच्छे तो देसी कपड़े होते हैं, लेकिन अब क्या करूं? काम है तो मुझे करना ही पड़ेगा। रीमा जैसे तैसे करके जाले साफ कर ही देती है, लेकिन उसे उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और उसी बीच रीमा का पैर फिसल जाता है। ओए माँ, मेरी कमर, मर गई रे, कोई है? अरे क्या हुआ रीमा, तुम नीचे जमीन पर क्या कर रही हो? अरे क्या अब भी दीदी, दिखाई नहीं देता क्या आपको? जाले साफ कर रही थी मैं, लेकिन मैं एकदम से नीचे गिर गई। देखो रीमा, इसमें तुम्हारी ही गलती है। जरा कंफर्टेबल कपड़े पहना करो ना। नहीं दीदी, मैं इसमें बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं इन्हीं कपड़ों में जाले साफ करूंगी। अपने आगे रीमा को कोई भी सही नहीं लगता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे रीमा बहू, आज मेरी सहेलियां घर पर आ रही है। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपकी सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही हो? अरे मैं तो तुझे बस इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि एक तू ही है घर में जिसे कपड़े पहनने का बिल्कुल ढंग नहीं है। देखिए माँ जी,
मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे आप मुझे ही हर बार क्यों बोलती हो कि मुझे कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं है? उल्टा मैं तो कितने अच्छे कपड़े पहनती हूँ। और आपको पता है, बस मेरी एक फोटो पोस्ट करने की देरी है कि लोग मेरी फोटो पर कमेंट करने के लिए मरे जाते हैं। अरे बस बहू, मुझे सब पता है और मैंने देखा भी है कि तू कितने अच्छे कपड़े पहनती है। पर मेरी बात ध्यान से सुन ले बहू। मेरी सहेलियां बहुत ही दिनों के बाद आ रही है घर पर, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके आगे मेरा या तेरा मजाक बने। इसीलिए तो तरीके से थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेना, और कपड़े पहनते वक्त ये याद रखना कि अब तू शादीशुदा है, कुंवारी नहीं। ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती हो कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और आपकी सहेलियों के आगे आपकी इज्जत रखूं, तो ठीक है। शाम को देखना, आप इतने अच्छे कपड़े पहनूंगी ना कि आपकी सारी सहेलियां मुझे देखती ही रह जाएगी। फिर शाम के समय सरिता की सहेलियां घर पर आती हैं और सभी आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं। अरे वाह सरिता, तेरी बड़ी बहू तो कितनी सुंदर लग रही है और इसका पहनावा भी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सोबर टाइप। हाँ बिल्कुल, और मुझे भी ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, ना ज्यादा चटक ना ही भड़कीला, और बेढंगा तो बिल्कुल भी नहीं। और बहू, हम लोग तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाए थे ना, लेकिन आज जब हम तुमसे मिल रहे हैं तो सरिता की किस्मत देखकर हमें जलन हो रही है। लेकिन सरिता, तेरी दूसरी बहू कहाँ पर है? रुको, मैं अभी अपनी छोटी बहू को बुलाती हूँ। रीमा बहू, अरे ओ रीमा बहू, बाहर आओ बेटा। सास के बुलाने पर रीमा बाहर आती है। तब बताइए माँ जी कि अब मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना एकदम शादीशुदा की तरह? बहू, अरे ये क्या है सरिता, तूने किसी मेंटल हॉस्पिटल से बहू लाई है क्या? अरे इसका स्क्रू तो हमें ढीला लग रहा है। अरे क्या हुआ आंटी जी, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? ये घाघरा चोली और गहने, सब कुछ कितना अच्छा है। अरे बहू, ये सब तो तीज त्योहार पे ही अच्छा लगता है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं। अरे ऐसे कपड़े तो राजा महाराजा के टाइम में पहना करते थे। क्या सरिता, तेरी किस्मत को अब हम क्या ही कहें। एक बहू तो कितनी समझदार है, लेकिन दूसरी बहू एकदम खनचक्कर निकली। बिल्कुल सही कह रही है तू। अच्छा रीमा बहू, अब इतना सब पहनकर तो तैयार हो ही गई है, तो जरा एक बार वो घूमर वाला डांस करके भी दिखाना। अरे घूमर ही क्यों, साथ में थोड़ा नाटक हो जाए तो और अच्छा होगा। सुरभि और मालिनी मिलकर रीमा का काफी मजाक उड़ाती हैं और उनकी बातें रीमा को बहुत बुरी लगती हैं, और फिर वो अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सारे मेहमान चले जाते हैं, तभी वहां पर सरिता और शीतल आती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे अकेली बैठकर क्यों रो रही है? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आज तक अपने परिवार के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। हाँ बहू, वो तो तूने किया ही है, लेकिन आज तुझे अचानक से अपनी गलती का एहसास कैसे हो गया? जब आपकी सहेलियां आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं खूब सज धज कर जाऊंगी, जिस कारण आपका बहुत मजाक बनेगा और हमारे परिवार पर लोग हंसेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया, सभी लोग तो मुझ पर ही हंसने लगे। इतनी अमीरी देखकर तो मैं जैसे पागल ही हो गई थी। ऊपर से जब आप लोग मुझे समझा रहे थे, तब भी मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। देखो रीमा, तुम पहले शांत हो जाओ। हाँ रीमा बहू, शीतल बिल्कुल सही कह रही है। अरे रोने से क्या हो जाएगा, और देर से ही सही, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास तो हो गया ना? हाँ माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आज के बाद मैं वेस्टर्न कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। अरे क्यों नहीं पहनेगी? देख बहू, हम पुश्तैनी घर में जरूर रहते हैं, लेकिन हमारी सोच पुरानी नहीं है। अरे वेस्टर्न कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर चीज का कोई तरीका होता है। बड़ों के आगे और आस पड़ोस के लोगों के आगे तो सूट पहन सकती है, और कभी हम अगर बाहर जाए
तो वहां पर तुम जो मन चाहे पहन लेना। सच में माँ जी? पर अगर वहां किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो? कोई कुछ भी नहीं कहता रीमा। अगर हम किसी पार्टी में नाइट सूट पहनकर जाएंगे तब सब लोग तो बोलेंगे ही ना। इसीलिए जहां पर जो सही होता है वही कपड़े पहननी चाहिए। और अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और यही बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया दीदी। और अब से मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और अपनी इस पुश्तैनी ससुराल की इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगी। उस हादसे के कारण रीमा में काफी बदलाव आ जाता है और उस दिन के बाद से वो घर में ढंग के कपड़े पहनने लगती है। स्वाति और तृप्ति दोनों गांव में पली बड़ी होती है। समय गुजरता जाता है और बड़े होकर अब स्वाति गांव में अपने ससुराल में खुशी से रहती है। वही तृप्ति शहर में अकेली ही रहती है। ऐसे ही एक रोज, हेलो तृप्ति, कैसी है मेरी प्यारी बहन? ठीक हूँ स्वाति, तू बता, तू कैसी है? सब कुशल मंगल है। लेकिन कहाँ रहती है तू आजकल? ना कोई फोन ना कुछ। अरे बाबा, अब क्या बताऊं मैं तुझे। मैं तो दिन भर काम में ही व्यस्त रहती हूँ और फिर घर आने के बाद थकान हो जाती है। ओफो तृप्ति, अब इतना भी क्या काम में व्यस्त रहना जो अपने लिए समय ही निकालना पाओ। बहुत काम होता है बहन। अब इतनी बड़ी पोस्ट पर जो हूं तो उतना तो काम होगा ही ना। अच्छा, लेकिन तू मुझे क्या बोल रही है? तूने बहुत गलत किया है। माँ और पापा ने हमें कितना पढ़ाया, जिसके चलते आज मैं यहाँ शहर में एक बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। और मेरे साथ अगर यहाँ पर तू भी आ जाती तो आज हम दोनों बहनें साथ मिलकर काम कर रही होती। लेकिन अफसोस, तू वहां अपने पति, सास और बच्चे के बीच में फंस कर रह गई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है तृप्ति, और मैं कहीं भी नहीं फंसी हूँ। उल्टा मैं भी यहाँ गांव में बहुत काम करती हूँ और अपने परिवार को भी संभालती हूँ। मेरे लिए तो हर दिन खुशियों से भरा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनों के साथ रहती हूँ। और इसी वजह से मैं भगवान को हर रोज धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया और मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत बनाई। वेल, जैसी जिसकी सोच। खैर, अगले महीने मेरी छुट्टियां हैं, वो भी पूरे 5 दिनों के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि कहीं जाने की जगह पर घर पर ही रहूं। तू अगर फ्री हो तो आ जाना यहाँ पर। उतना ही हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त मिल पाएगा। क्यों नहीं तृप्ति? अगले महीने राघव की भी छुट्टियां हैं तो मैं उसे भी लेकर आऊंगी। आज तक वो शहर कभी नहीं गया है, इसीलिए उसे भी बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ठीक है, फिर तुम दोनों भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा। फिर अगले महीने स्वाति अपने बेटे राघव के साथ गांव से शहर चली जाती है और शहर को पहली बार देखकर राघव भी बहुत खुश हो जाता है। हेलो राघव। हेलो मौसी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं। क्या बात है मौसी, शुक्रिया। अरे ये सब क्या है तृप्ति? तेरा घर इतना बिखरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं स्वाति, ऑफिस के चक्कर में मुझे साफ सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता और अगर काम वाली बाई लगाओ तो वो भी बहुत पैसा लेती है। हाँ तो लेने देना, अब तो इतना कमाती किस लिए है फिर? अगर काम वाली बाई लगाएगी तो वो आकर कम से कम सफाई तो करके जाएगी और सफाई करने से ही घर में बरकत आती है और साथ ही तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। वरना इस गंदगी में रहकर तो एक दिन बीमार भी हो सकती है। अच्छा बाबा, ठीक है, लगा लूंगी मैं काम वाली बाई। अब आते ही तू शुरू मत हो जा। अरे चुप कर तू, जाने दे, तब तक मैं ही कमरे की सफाई कर देती हूँ। अरे नहीं स्वाति, पागल हो गई है क्या? तू क्यों करेगी सफाई? अब मैं थोड़ी ना कोई मेहमान हूं, मैं तो तेरी बहन ही हूं। अब चल, ज्यादा नाटक मत कर और मुझे सफाई करने दे। तुम भी ना स्वाति। फिर 2 घंटे साफ सफाई करके स्वाति तृप्ति के घर को चकाचक कर देती है, जिसके बाद वो सब मिलकर पिज्जा खाती है। वाह मासी, ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ये टॉफी भी। थैंक यू सो मच मौसी। यू आर वेलकम बेटा। अरे वहां गांव में तो मैं ही इसे पिज्जा बना कर देती हूँ और मीठे में गुड़ वाली टॉफी बनाकर रखती हूँ।
देख स्वाति, गांव और शहर में जमीन आसमान का फर्क है। गांव में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, लेकिन शहर में तो सब कुछ आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो भी एकदम अच्छा क्वालिटी का सामान। कुछ भी कहो, शहर की बात ही कुछ और है। हाँ मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। अरे राघव बेटा, अब तक तो तुम कुछ घूमे भी नहीं हो, लेकिन कल हम तीनों पूरा शहर घूमने जाएंगे। तब देखना, इससे भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। ये फिर अगले दिन जब वो तीनों घूमने निकल रही होती है, तभी स्वाति के कपड़े देखकर तृप्ति हैरान हो जाती है। अरे स्वाति, ये तूने कौन से जमाने के कपड़े पहने हैं? ये शहर है, गांव नहीं। पर तृप्ति, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। माना कि इसका डिजाइन थोड़ा पुराना सा है, पर वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। और वैसे भी हम जो भी पहनते हैं उससे हमारा किरदार नहीं झलकता। हमारा किरदार तो हमारे स्वभाव से, मतलब हमारे भीतर से झलकता है। अरे ये सब बातें तो सही है, लेकिन अब तू शहर में आई है ना, तो शहर के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। रुक जा, मैं तुझे जीन्स और टॉप देती हूँ, तू उसे ही पहन ले, और उसमें तो एकदम एटम बॉम्ब लगेगी, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा बाबा ठीक है, दे दे। फिर तृप्ति स्वाति को जीन्स और टॉप देती है, जिसे पहनकर वो तीनों घूमने जाते हैं। वाह यार, क्या कमाल की बीच है ये। देखा, है ना सुंदर? अरे ये सब गांव में कहाँ पर, इसीलिए कहती हूँ कि तू भी यहीं पर आ जा। बेवजह वहां गांव की बोरिंग लाइफ क्यों जी रही है तू? अब छुट्टियों के बीच में भी तृप्ति को अचानक से ऑफिस का काम आ जाता है। अरे स्वाति, आज का खाना भी बाहर से ही ऑर्डर कर दे, क्योंकि मुझे अभी प्रेजेंटेशन बनाना है, बहुत अर्जेंट है। ओफो तृप्ति, तेरे ऑफिस वाले लोग क्या पागल हो गए हैं क्या? काम ही करवाना था तो छुट्टी क्यों दे दी तुम्हें? सच में बड़ी अजीब नौकरी है तेरी। अब इतनी जिम्मेदारी वाली नौकरी है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। फिर बाद में, माँ, टीवी देखकर और गेम खेलकर मुझे बहुत बोर हो रहा है, मैं बाहर खेलने जाऊँ क्या? नहीं बेटा, ये हमारा गांव नहीं है, शहर है, और यहाँ पर तो पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते, तो मैं तुम्हें अकेले खेलने कैसे भेज सकती हूँ? अब तुम सीधे गांव जाने के बाद ही खेलना। अब स्वाति वापस गांव चली जाती है। और बहू, कैसी रही शहर की यात्रा? अच्छी थी माँ जी। हाँ दादी, पहले 2 दिन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद बाद में मुझे बहुत बोर होने लगा। हमारा गांव ही सबसे अच्छा है। ये बात तो सच है राघव बेटा, लेकिन मुझे तो ये लगा था कि शहर जाकर तुझे शहर से लगाव हो जाएगा, लेकिन तू अपने गांव को नहीं भूला, और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर और गांव दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, पर अगर हर पहलू से देखकर तय किया जाए तो असली सुकून केवल गांव में ही मिलता है। गांव में स्वाति के पति उदय का बड़ा सा घर होता है, और उनके बड़े बड़े खेत भी होते हैं, जिसमें अनाज उगाकर वो जगह जगह सप्लाई करते हैं। स्वाति घर का काम संभालने के साथ साथ खेत में काम कर रहे कामगारों पर भी ध्यान देती है, और बाकी सारे छोटे मोटे कामों को भी वही देखती है जो खेती से मिलते जुलते होते हैं। वही शहर में एक दिन अचानक से तृप्ति बेहोश हो जाती है। ओह नो, मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी थी, और फिर आप बेहोश हो गई, और आपकी टीम ने आपको यहाँ पर लाया क्या? हाँ तृप्ति जी, देखिए, ज्यादा काम करने के कारण आपकी तबीयत खराब हो रही है, जो एक बहुत ही गंभीर बात है। इसलिए प्लीज अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और आराम कीजिए, घूमने फिरने जाइए, वरना अगर आपने काम और पैसे के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज किया तो उसका असर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हे भगवान, तृप्ति अब बहुत घबरा जाती है, और वो ब्रेक लेकर स्वाति के पास कुछ दिन रहने चली जाती है। गांव में कदम रखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वाह, गांव की मिट्टी की खुशबू से ही इंसान फुर्तीला हो जाता है। शहर में शिफ्ट होने के बाद तो मैं गांव में कभी नहीं आई। यहाँ पर कितना कुछ बदल गया है, यकीन ही नहीं होता।
कि मेरा पूरा बचपन यहीं पर गुजरा है। अरे तृप्ति, आ गई तू? आजा। वाह स्वाति, तुम लोगों ने घर को फिर से रिनोवेट किया है क्या? हाँ तृप्ति, ये 2 मंजिलें और बढ़ाई है और भी ढेर सारा छोटा मोटा काम किया है। क्या बात है, घर तो एकदम कमाल का लग रहा है। और तुम्हारी खेती बाड़ी भी बहुत मस्त लग रही थी। शुक्रिया तृप्ति, लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी जाकर ये सब हो पाया है। अच्छा तो इन सब से मिल। ये है मेरी गाय कावेरी और गौरी, और ये है मेरे भैंस बल्लू और पन्ना, और ये मेरा छोटा सा डॉगी, शेरू नाम है इसका। इन सबको मैंने अपने बच्चों की जैसे ही पाला है। अमेजिंग यार, यहाँ की हवा में तो अलग ही ताजगी है। ऐसा लग रहा है मैं अब पहली बार गाँव आई हूँ। इतने सालों तक गाँव में ही रही, लेकिन गाँव को इतनी गहराई से मैंने कभी महसूस ही नहीं किया जितना मैं अब कर रही हूँ। तृप्ति आंगन में जाकर देखती है तो वहां स्वाति की सास जानकी और अड़ोस पड़ोस की बाकी औरतें मिलकर मिठाइयाँ बना रही होती हैं। और उनकी एकता को देखकर तृप्ति को बहुत अच्छा लगता है। ये नज़ारा तो सिर्फ गांव में ही देखने मिलता है, वरना शहर में रहते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। वो इसीलिए क्योंकि गांव में कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं होते, सब एक परिवार की तरह ही एकजुट होकर रहते हैं। आपने सही कहा जानकी काकी। वैसे सॉरी, मैं आपको प्रणाम करना ही भूल गई। नमस्ते काकी जी। खुश रहो बेटा। फिर रात में सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और तभी तो तृप्ति, गांव में आकर तुम्हें कैसा लग रहा है अब? थकान दूर हुई कि नहीं? हाँ जीजू, अब मुझे अच्छा लग रहा है। कितने सालों के बाद मैं पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, वरना अब तक तो मैं अकेली ही खाती थी। सच में आज तक मैंने बहुत कुछ मिस किया है। देखो बेटा, काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि जिसके चलते आपकी सेहत खराब हो, क्योंकि जीवन में असली पूंजी तो हमारी सेहत ही होती है। हाँ काकी जी, अब ये बात तो मुझे धीरे धीरे समझ आ ही रही है। अब तृप्ति पूरा गांव घूमती है और स्वाति उसे अपनी खेतीबाड़ी दिखाती है। चाचा जी मनोहर, इधर पानी छिड़क दो और उसके बाद खाना खाने चले जाओ। याद रहे, ठीक 1 घंटे में वापस लौटना है आप दोनों को। बहुत सारा काम पड़ा है और इस साल बारिश के पहले ही हमें सारी तैयारियां करके रखनी है। वाह स्वाति, मुझे तो ये लगा था कि तू गांव में रहकर एकदम घरेली बहू की तरह बन चुकी है, लेकिन जिस तरह से तू घर और बाहर का दोनों जगह का काम संभाल रही है, तुझे देखकर तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिल रही है। अरे यही तो मैं तुझे कब से समझा रही थी, लेकिन तू समझ ही नहीं पा रही थी। मैं सारे काम खुशी से करती हूँ और तुझे भी यही करना चाहिए। माना कि शहर में रहने से अच्छे फायदे हैं, लेकिन गांव की जिंदगी जैसी कोई जिंदगी नहीं होती। शुद्ध हवा, खाना पानी, शांति, अपनापन, अच्छी सेहत, और क्या चाहिए जीवन में? सही कहा तूने। और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं गलत थी स्वाति, जो इस सोच में थी कि शहर में रहकर ही इंसान पैसा कमा सकता है, तरक्की कर सकता है, लेकिन गांव में रहकर भी तुम पैसे कमा सकते हो और अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। हाँ तृप्ति, मैं तो कहती हूँ कि तू भी यहीं पर रुक जा और यही बसा ले अपनी जिंदगी। अरे नहीं स्वाति, ये इतना आसान नहीं होगा। शहर में मेरी नौकरी है और गांव में आकर मैं कहाँ पर रहूंगी? और नौकरी, वो भी तो ढूंढनी होगी ना मुझे यहाँ पर। अरे सब हो जाएगा तृप्ति। देख, तू शहर की नौकरी छोड़ दे, और रही बात कहाँ पर रहने की, तो मेरा घर तेरा ही तो घर है ना। कुछ भी बोलती है यार तू। और रही बात काम की, तो काम ढूंढने की चिंता मत कर। उदय और मेरी पहचान के एक सेठ हैं और उनकी गांव में एक आईटी कंपनी बन रही है। लगभग अगले महीने तक वो काम भी शुरू हो जाएगा। अरे तू तो कब से काम कर रही है और इतने सालों का तेरे पास तजुर्बा भी है, इसलिए वो लोग तो तुझे आराम से काम दे देंगे। अरे वाह, फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्वाति। इस तरह तृप्ति की सोच बदल जाती है और वो अब गांव में ही रहने लगती है और एक खुशहाल जीवन जीती है। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे बहू, बाहर चल जल्दी से,
लेकिन क्यों माँ जी, क्या हुआ है? प्लीज मुझे टीवी देखने दो ना। आज महा एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। बहू अपनी सास को थप्पड़ मारने वाली है। अरे इस टीवी के ड्रामे को छोड़ और बाहर बालकनी में चल के हमारे मोहल्ले में हो रहे लाइव ड्रामे को देख। शीला अपनी बहू कनिका से मार खा रही है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब जल्दी से चल। अरे वाह, इतना अच्छा ड्रामा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। चलिए हम दोनों साथ मिलकर देखेंगे। फिर वो दोनों बालकनी में जाकर मोहल्ले में चल रही उस लड़ाई को देखने लगते हैं। बाप रे, ये कनिका कैसे धो रही है अपनी सास को। और मार उसे। माँ जी, मैं अभी पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। फिर लीना जाकर पॉपकॉर्न लेकर आती है। बहुत दिनों से हमारे मोहल्ले में बड़ी शांति थी, लेकिन आज जाकर थोड़ी रौनक छा गई है। और लगता है इस शुभ काम में आपकी ही अशुभ हाथ है माँ जी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बहू, तूने तो मुझे एकदम सही पकड़ा है। मैंने ही शीला की बहू और कनिका को जाकर झूठ कहा और उसके इतने कान भरे कि वो गुस्से से आग बबूला हो गई और दे दनादन अपनी सास को वो मारती ही जा रही है। सच में माँ जी, झगड़े लगाने में तो आपने मानो पीएचडी ही करके रखी है। आपका कोई जवाब नहीं। शुक्रिया बहू। फिर अगले दिन, अरे शीला बहन, कल आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जानकर बहुत दुख हुआ मुझे। मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी कि आज आप ही मुझे यहाँ पर मोहल्ले में मिल गई। कोई बात नहीं कस्तूरी बहन। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? आप तो बड़ी मिसालें देती थी ना अपनी बहू की, फिर अचानक से उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं कौन सी चुड़ैल घुस गई थी उसके अंदर। उसे कहीं से कुछ पता चला कि मैंने उसके बारे में पीठ पीछे कुछ बुरा कहा है और उसके चलते उसने मुझे बहुत मारा। हे भगवान, लेकिन आप तो हमेशा उसके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलती आई हो। उसके बाद भी उसने ऐसा किया आपके साथ? पता नहीं आजकल के बच्चों को ये क्या हो गया है। जाने दीजिए ना कस्तूरी बहन, अब मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके भेज दिया है और अब मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से कराऊंगी। ऐसी सत्यानाशी बहू मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पूरे मोहल्ले में उसने मेरी इस तरह से बेइज्जती कर दी है कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। वही तो। अरे सत्यानाश हो उस व्यक्ति का जिसने भी उसे मेरे बारे में गलत सलत कहकर कान भरे हैं उसके। हाँ हाँ बिल्कुल, बेड़ा गर्क हो उसका। पता नहीं कौन था वो मुआ। बेवकूफ बुढ़िया, इसे तो भनक भी नहीं है कि वो व्यक्ति उसकी आंखों के सामने ही खड़ा है। बेचारी, लेकिन मैं और क्या ही करती। मोहल्ले में थोड़ी जान लाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। कस्तूरी और लीना दोनों का यही काम होता है। वो दोनों बस दिन रात यहाँ वहां जाकर लड़ाइयाँ लगवाती और उन्हें मजे से देखती रहती। ऐसे ही एक दिन, ये किसका इनविटेशन कार्ड है? वो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी है ना, उन्होंने हमें पार्टी में न्योता दिया है। पार्टी? लेकिन वो किस खुशी में? वो उनकी शादी की सालगिरह है ना, उसी की पार्टी रखी है। अच्छा। देखिए, कल आप और युवराज दोनों दुकान से जल्दी आ जाना। शाम में हमें पार्टी में भी तो जाना है। नहीं नहीं, हम कल जल्दी नहीं आ पाएंगे कस्तूरी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों भला? क्योंकि कल दुकान में ढेर सारा काम है। तुम और बहू ही साथ में चले जाना, हम लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ माँ, हमें माफ करना, लेकिन हम दोनों आपके और लीना के साथ नहीं आ पाएंगे। अरे कभी तुम मेरे साथ भी कहीं चलते हो क्या? बस दिन रात दुकान में ही पड़े रहते हो। जरा पैसों को छोड़कर अपनी बीवी के बारे में भी सोच लिया करो। अरे बाबा, अब काम भी तो जरूरी है ना। और ये सरासर गलत कह रही हो तुम। हम दोनों तो 2 हफ्ते पहले ही बाहर खाना खाने गए थे ना। जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ कहो तो फिर सारा हिसाब किताब लेकर बैठ जाते हो। 2 हफ्ते को बीते हुए कितने दिन हो गए। जाने दो, तुम अपना काम ही करते बैठो। फिर अगले दिन, अरे माँ जी, पार्टी में तो सभी आलतू फालतू लोग ही आने वाले हैं। वहां पर बहुत बुरा होगा।
मेरा तो वहां पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे लीना डार्लिंग, काय को फिर जब तेरी सास इज हियर। मैं हूं ना। मैं उस बोरिंग पार्टी में ऐसी आग लगाऊंगी कि तू तो बस देखती ही रह जाएगी। क्या कहा? लेकिन आप ऐसा क्या करने वाली हो माँ जी? देख बहू, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी का इस मोहल्ले में सबके साथ बहुत अच्छा जमता है, सिवाय उस मनोरमा से। उन दोनों ने उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया था और उस दिन के बाद से तो वो लोग बात ही नहीं करते। हाँ माँ जी, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो फिर अब क्या? तो फिर अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मनोरमा उस पार्टी में आए और उसकी मनहूस शक्ल देखकर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी गुस्से से आग बबूला हो जाए और वहां पर एकदम दमदार तमाशा हो। अरे वाह, क्या सॉलिड आइडिया है माँ जी। लेकिन मनोरमा आंटी को न्योता कैसे जाएगा? उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। ये कार्ड जो हमें आया था वही हम उसके गेट पर छोड़ देंगे और इस कार्ड को देखकर उस मनोरमा को तो ऐसे ही लगेगा कि उसे न्योता मिस्टर एंड मिसेस चौधरी ने ही दिया है और वो शर्मिंदा महसूस करेगी और खुद ब खुद पार्टी में चली आएगी। क्या बात है माँ जी, आप तो हर बार कुछ ना कुछ कमाल ही करती रहती हो। सच में तुसी ग्रेट हो। अब कस्तूरी चुपके से मनोरमा के गेट पर वो कार्ड छोड़ कर जाती है। फिर बाद में जब मनोरमा वो कार्ड देखती है तब उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये कार्ड तो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी ने भेजा है। इतने बड़े झगड़े के बाद भी लगता है वो लोग सामने से सब कुछ भुलाकर फिर से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। खैर, झगड़े में ज्यादा गलत तो मैं ही थी। अब जब उन्होंने इतना बड़प्पन दिखाया है तो मेरा वहां जाना तो बनता ही है। फिर मनोरमा शाम में उस पार्टी में चली आती है, लेकिन उसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी भौचक्का रह जाते हैं। अब आएगा असली मजा। अरे ये क्या? तुमने इस औरत को बुलाया है? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? भला मैं क्यों उस निकम्मी को बुलाऊंगी? ए मनोरमा, तू यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों चली आई है? इतने बड़े झगड़े के बाद भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची क्या तुझ में? और नहीं तो क्या। और मनोरमा भाभी, आपको यहाँ पर किसने बुलाया है? अरे ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो खुद ही न्योता भेजते हो और फिर कहते हो कि तुम्हें किसने बुलाया है। आप दोनों के दिमाग पे कोई परिणाम हो गया है क्या? अब लीना और कस्तूरी एक कोना पकड़कर मस्त कोल्ड ड्रिंक कटकते हुए उस तमाशे का मजा लेने लगती है। मनोरमा, हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो हम तुझ जैसी नालायक औरत को फिर से अपनी जिंदगी में लाए। अरे नालायक किसको कहा? नालायक तो तू होगी। और कितनी निर्लज्ज औरत है तू। जानबूझकर मुझे न्योता भेजा और फिर जब मैं यहाँ पर आ गई तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है तू, ताकि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, है ना? अरे इस तरह के फालतू के कारनामे तो आप करती हो। मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। नीना और कस्तूरी को ऐसे हंसते हुए देखकर वहां पर खड़ी एक औरत हैरान रह जाती है। अरे वहां पर इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है और तुम दोनों यहाँ बैठकर हंसे जा रही हो। क्यों बहन, तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है भला? अरे हमारा मुंह, हम चाहे हंसे या रोए, तुम्हें उससे क्या लेना देना? और वैसे भी बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जब दो लोग झगड़ा कर रहे हो तब उनके बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। टांग तो बिल्कुल भी नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार हंसकर मजे भी तो नहीं लेने चाहिए ना। अरे ओ ज्ञान की देवी, बस हो गया आज के लिए। अब हट जा हमारे सामने से और मुझे मेरा लाइव शो देखने दे। बेवकूफ कही की। वो औरत गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तू तो उससे भी गई गुजरी है। अरे तू निकलती है या मैं तुझे खुद धक्के मारकर बाहर निकालूं? अरे तू क्या धक्का मारेगी मुझे? मैं तेरे हाथ ही तोड़ दूंगी। बड़ी आई मुझे धक्का मारने वाली। तेरे से भी सुंदर और बड़ा घर है मेरा, और इस बकवास घर में आना तो क्या, मैं इसकी तरफ फिर कभी देखूंगी भी नहीं। हाँ हाँ मत देखना, अब निकल जा यहाँ से। इस तरह मनोरमा की बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है, जिससे कस्तूरी और लीना पेट दबा दबा कर हंसने लगती है।
फिर थोड़ी ही देर बाद, अरे माँ जी, पार्टी का माहौल अब थोड़ा ठंडा हो गया है ना, क्यों ना हम दोनों कुछ तूफानी करें? हाँ बहू, तूने एकदम सही कहा। वो देख, वहां उस ट्रे में कोल्ड ड्रिंक रखी है और वो कोल्ड ड्रिंक वेटर सारी औरतों को जाकर देने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, उसमें हम शराब मिला देते हैं। फिर शराब पीकर औरतें पागल हो जाएगी और उन्हें देखकर उनके पति बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फिर अगले दिन पूरे मोहल्ले में हर घर में कलेश होगा। वाह माँ जी, क्या ढासू आइडिया है आपका। फिर वो दोनों चुपके से कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला देती हैं, जिसे पीकर सभी औरतें हंगामा मचा देती हैं। और फिर अगले दिन उनके घर पर खूब कलेश होता है और घर पर बैठी हुई लीना और कस्तूरी जब आपस में अपने किए गए कांड के बारे में बतिया रही होती है, तभी मेहुल और युवराज ये सब सुन लेते हैं। ये तुम क्या करती रहती हो कस्तूरी? अरे तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बीच झगड़े लगाकर खुद का मनोरंजन करना, ये कितना गलत काम है। हाँ माँ, जरा सोचो, अगर हमारे बीच कोई ऐसे झगड़े लगा दे तो आप दोनों को कैसा लगेगा? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बड़े आए हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाले। और हम थोड़ी ना किसी का खून कर रहे हैं जो आप दोनों हमें इतना सुना रहे हो। चलो जाओ, आप दोनों को दुकान खोलनी होगी ना, वरना ग्राहक आपका इंतजार करके बाहर ही खड़े रहेंगे। लीना और कस्तूरी अपने पतियों की कोई बात नहीं मानती थी और आए दिन बस दूसरों के बीच झगड़े ही लगाती रहती थी, जिससे वो करके कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों बालकनी में बैठकर बाहर हो रही लड़ाई को देख रही होती है, तभी बस बहुत हुआ। अरे तुम दोनों की इन करामातों के कारण ही हमें इतनी दिक्कत हो रही है। बाहर आग लगाने तो बराबर आती है, लेकिन अपने घर में कभी किचन में अपने गैस को भी आग लगाओ ताकि उस पर कोई खाना बन सके। हाँ लीना, अब बहुत मनोरंजन हो गया। अब से आप दोनों ये सब बंद कर दो और जरा अपने घर में भी ध्यान दो। अरे क्या आप दोनों भी, ना मजा आ रहा था ये लड़ाई देखकर। खैर, हम दोनों फटाफट से खिचड़ी बनाकर लाते हैं, लेकिन तब तक आप दोनों यहीं पर बैठो और इस लड़ाई को ध्यान से देखो ताकि आप दोनों हमें बता सको, वो भी एकदम डिटेल में। क्या? हाँ पापा जी और युवराज, आप दोनों यही बैठिए, वरना आप दोनों को आज का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ध्यान से देखना ये लड़ाई। अब युवराज और मेहुल को ना चाहकर भी वहां बैठकर मोहल्ले में हो रही उस लड़ाई को देखना ही पड़ता है। पता नहीं किन औरतों से पाला पड़ गया हमारा। हाँ पापा, माँ और लीना दोनों भी एकदम पगला गई है। अब देखो ना, ये उन्होंने हमें कहाँ पर बिठा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उस लड़ाई को देखकर युवराज और मेहुल को भी बहुत मजा आने लगता है और वो दोनों उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। खिचड़ी और पापड़ तैयार हो चुके हैं, जल्दी से आ जाइए। अरे नहीं कस्तूरी, हम चारों आज खाना यही बालकनी में ही खाएंगे। यहीं पर लेकर आओ सब कुछ। हमें भी ये लड़ाई देखने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, और आप सही कहती थी, लाइव ड्रामे के आगे बाकी सब कुछ एकदम फीका है। क्या बात है माँ जी, आखिरकार हमारे पति भी हमारी टीम में ही आ गए। फिर चारों साथ बैठकर उस लड़ाई के खूब मजे उठाते हैं